चलो आओ। वंश ना, वंश एक चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने, वो अभी एक बार और रिवीजन में ले लेंगे। तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ खास बात नहीं है, एक बार अपन उसको रिकॉल कर लेंगे। अभी तक अपन ने जो पढ़ा इनकम टैक्स में वो क्या क्या देख लिया। अपन ने ये देख लिया कि इनकम टैक्स का एक स्कोप है, वो इंडिया पे लगता है। इनकम टैक्स का नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, पूरे इंडिया पे ये लगेगा। 1 अप्रैल 1962 में ये लागू हुआ था, है ना। यहाँ तक बात करी। फिर हमने कहा देयर शुड बी ए पर्सन शैल अर्न इनकम, इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, और जो इनकम है वो विद इन दी स्कोप ऑफ इंडिया होना चाहिए, इनकम टैक्स के अंदर आना चाहिए। उसके बाद वो इनकम टैक्सेबल होना चाहिए, और वही इनकम प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, और टैक्स उस पर लगेगा स्पेसिफिक रेट से। तो अपन ने रेट पढ़ लिए थे, है ना। रेट ऑफ टैक्स मैंने आपको पढ़ाया कि इंडिविजुअल का क्या है, एचयूएफ का क्या है, कंपनी का, फर्म का। फिर अपन ने देखा सरचार्ज क्या होता है, रिबेट क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। ऐसे सारे कैलकुलेशन अभी तक अपन देख पाए। अब आगे चलते हैं अपन, नया सेक्शन है, यहाँ से नया बातचीत चालू होगी। ये जो बातचीत है ये स्कोप की है। जो पॉइंट्स में एक पॉइंट आता था कि पर्सन शेल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है उस पर अपने को बात करना है। तो दो सेक्शन है इसमें जो अपने को मेजर शुरू में पढ़ना है। एक सेक्शन है जिसको आप लिख लो इंडिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 54। सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 इसका नाम है इंडिया। सेक्शन 2 है मतलब डेफिनेशन सेक्शन में दिया है, मतलब इंडिया की डेफिनेशन बताई है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। इंडिया की डेफिनेशन हम क्या जानते हैं, हम इंडिया की डेफिनेशन को ऐसा जानते हैं 54, हम इंडिया की डेफिनेशन को कैसा जानते हैं कि इंडिया जो है वो जो जोग्राफिकली हमें दिख रहा है वो इंडिया है ना। जोग्राफिकली इंडिया कैसा दिखता है, देखा कभी इंडिया का मैप? जोग्राफिकली इंडिया आपको इस तरीके से दिखेगा कि मैं जब भी उसको बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं इस तरीके का एक डायमंड शेप बना लेता हूँ। ऐसा है इंडिया, है ना। ये तीन तरफ पानी है, पेनिनसुला है अपना इंडिया, इधर अपने पड़ोसी लोग हैं, इधर हिमालय रीजन है, ऐसे करके पूरा इंडिया बना हुआ है। तो एक पार्ट तो होता है लैंड मास, जो हमको लैंड दिख रहा है वो इंडिया है, ठीक है। तो इसमें रहने वाला, इसमें पैदा होने वाला, या इसमें जो आके बाहर से रह रहा है वो वाला, किस पे टैक्स लगेगा पहले अपने को वो बात करनी है। वो अपन करेंगे सेक्शन 6 में। पहले अपन समझ लेते हैं कि इंडिया क्या है। तो इंडिया में जो लैंड मास दिखता है जिसको हम इंडिया मानते हैं वो इंडिया है। इसके बाद तीन तरफ पानी है, तो कितने पानी तक इंडिया को मानेंगे सर? तो ऐसे 200 नॉटिकल माइल्स तक हम इंडिया को मानते हैं, ठीक है। तो दो बातें हैं, एक वाटर रीजन में आपको 200 नॉटिकल माइल तक जाना है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन हमने खींच रखी है, क्योंकि ओशन में सरहद बनाना मुश्किल है। आप इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना सकते हो ना, लेकिन आप पानी में कैसे बनाओगे कि अरेबियन सी इसके उधर से है, फिर जो मछली नीचे बह के इस तरफ आ गई वो अब अरेबियन है, तो फिर उसको इंडिया वाले पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो है। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स। पानी में गिनने का तरीका है ये। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक पानी इंडिया का पार्ट है, और जो जो इंडिया के लैंड मास में दिखता है वो इंडिया का पार्ट है। तो दो वर्ड आप इसमें लिख लो, पहला लैंड मास और दूसरा 200 नॉटिकल माइल्स फॉर वाटर। पहला लैंड मास, दूसरा 200 नॉटिकल माइल्स फॉर वाटर। अब मेन सेक्शन पे बात करते हैं। इसको अपन साथ में ही पढ़ेंगे, मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा, इसको मेरे साथ बात भी करेंगे, लिखते भी चलेंगे। अपने को इसको बड़ा लॉजिकली ख़त्म करना है, लॉजिकली इसको एड्रेस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पहला जो आपको ये देखने को मिलेगा ये है रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब अब हम रेसिडेंट है या नहीं ये पहचानेंगे। दो बातें और कर लेते हैं। आपको रेसिडेंट और सिटीजन में फ़र्क पता है क्या? एक होता है सिटीजन और एक होता है रेसिडेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है पता है क्या? देखो, सिटीजन मतलब जिसका बर्थ प्लेस इंडिया हो, ठीक है।
और रेसिडेंट मतलब ये इंडिया में पैदा हुआ हुआ भी हो सकता है, बाहर पैदा हुआ हो, इंडिया में रह रहा हो, वो भी हो सकता है। हम अल्टीमेटली कहते हैं जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो लास्ट ईयर। पिछले साल में इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इसका इंडिया में, तो इसको रेसिडेंट मानेंगे, ऐसा इकोनॉमिक्स बोलता है। ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट अलग है, ये अपने हिसाब से बात करेगा, ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से रखेगा। अब पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हमें जिस पे टैक्स लेना है वो इंडियन सिटीजन पे लें या रेसिडेंट पे लें। सिटीजन पे लें। तो अब आप सोचो इंडिया में रहने वाले कई सारे लोग हैं, जैसे मान लेते हैं लवीना रहती है इंडिया में। लवीना इंडिया से यूके चली गई, अब यूके जाके रहने लगी, वहाँ पे पैसा कमाने लगी। तो अब वो इंडिया की सिटीज़न है, लेकिन पैसा कहाँ कमा रही है? यूके में। टैक्स कहाँ भर रही है? यूके में। तो क्या इंडिया वाले बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप इससे वापस से पैसा मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते ना। तो हमको ये चीज़ पहले क्लियर करना है कि सिटीजनशिप का इनकम टैक्स में कोई लेना देना नहीं है। आप सिटीज़न हो या नहीं हो, इससे इनकम टैक्स वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा स्लोगन था फर्स्ट चैप्टर में जो पूरे इनकम टैक्स में चलेगा, वो क्या है? किसी को छोड़ना नहीं है, टैक्स सबसे लेना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहीं का भी हो। तो इंडिया का है, बाहर जा रहा है तो देशद्रोही है ये। जो इंडिया में पले बड़े बाहर चले गए कमाने के लिए, ये देशद्रोही हैं, क्योंकि ये भारतीय सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम इनको अपना आदमी नहीं मानेंगे। अब ऐसे में कोई बाहर का व्यक्ति है, मान लो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इंडिया आ गया, अभी सीमा आ गई है, अब वो यहाँ पे बिजनेस करे, यहाँ पे टैक्स दे, तो हम उसे देशभक्त मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो इंडिया में रह रही है, इंडिया वालों को पैसा कमा के दे रही है, फिर भले ही कहीं भी पैदा हुई हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। इनकम टैक्स का लॉजिक ही अलग है, उनको ऐसा है, उनको पैसों से मतलब है। जब आप इनकम टैक्स वालों के हिसाब से सोचोगे तब आपको समझ में आएगा मॉनेटरी कैलकुलेशन के लिए जात धर्म देखने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपल देखो, अपने फ़ायदे का है तो पैसा ले लो, नहीं है तो छोड़ दो, और छोड़ना किसी को नहीं है। ये हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को यही क्लैरिटी देगा कि किस व्यक्ति को रेसिडेंट मानना है, किस व्यक्ति को रेसिडेंट नहीं मानना है, किस व्यक्ति को रेसिडेंट में कैटेगराइज में मानना है, या किस व्यक्ति को रेसिडेंट की कैटेगरी ही नहीं देना है। बड़े सारे इसमें केसेस बनते हैं, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन याद भी करना पड़ता है। पूरे इनकम टैक्स में एक यही ऐसी चीज़ है जो थोड़ी रटने जैसी है, क्योंकि ये कंडीशनल है। कंडीशन याद होगी तो आप पहचान पाओगे, नहीं याद होगी तो नहीं पहचान पाओगे। इतना सिंपल सा इसका बेस है। हेडिंग डालिए आप सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इनकम टैक्स एक्ट किस पे लगता है? पर्सन पे। पर्सन इंक्लूड्स कौन कौन पर्सन है इंडिया में? इंडिविजुअल पर्सन है क्या? एचयूएफ पर्सन है क्या? बोलो। कंपनी पर्सन है क्या? हाँ, कंपनी भी पर्सन है। फर्म पर्सन है क्या? फर्म पर्सन है, फर्म भी पर्सन है। फिर एओपी बीओआई भी पर्सन है, एजेपी भी पर्सन है। ये सारे लोग क्या हैं हमारे लिए? पर्सन। इन सब से टैक्स लेना है, तो इन सब का रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, सबका, किसी का भी छोड़ना नहीं। धीरे धीरे शुरू करेंगे। पहले आज अपन बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। इंडिविजुअल एचयूएफ एक जैसे लगते हैं थोड़े से, इनका टैक्सेशन का प्रोसीजर भी सेम है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस को भी हम थोड़ा सा सेम रखते हैं। आओ। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स of any assessee depend on his residential status under the act. For all purpose of income tax payer, individual and HUF are classified into 3 broad categories on the basis of residential status. तो अब आप इसके नीचे बनाओ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर लिखना फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ट्राइंगल बनाइए, अंदर लिखिए ट्राइंगल के फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल मतलब। अब पहला हेड जो आप इसका देंगे वो देंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट।
सुना कभी वर्ड ऐसा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, सुना होगा आपने। लेकिन मैं बता देता हूँ, पहले आप ऐसा समझो कि दो तरीके के लोग होते हैं, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। पहला क्रेज क्या होता है, या तो आप इंडिया में रेसिडेंट माने जाओगे या इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाओगे। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि देखो अगर आप रेसिडेंट हो तो आप ऐसी ऐसी कैटेगरी में आते होंगे, अगर आप ऐसी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हो या आ पा रहे हो तो अब ये बताओ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ठीक है, तो हमको इंडिविजुअल और एचयूएफ में गलती मत करना, बच्चा इसको याद कर लेता है फिर सब जगह लगाता है। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। सिंपल सा क्राइटेरिया है, या तो रेसिडेंट हो या तो नॉन रेसिडेंट हो। तो अब आप पहले में लिखो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको बोलते हैं ROR। फिर सेकंड में लिखना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको बोलते हैं RNOR। RNOR, रेसिडेंट दोनों हैं। अब यहीं से कंक्लूजन निकालना आप, सर ये दोनों लोग ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली बाद में हैं, पहले ये लोग क्या है, रेसिडेंट। मतलब जब भी हम किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो उसको पहले रेसिडेंट बनाएंगे, उसके बाद पूछेंगे कि तू ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। तो ऐसा नहीं करना कि हम सीधा नॉट ऑर्डिनरी पे चले जाएं, पहले वो क्या बोल रहे हैं, रेसिडेंट फिर ऑर्डिनरी फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ऐसा। तीसरा केस है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को आप लोग जनरल भाषा में जो जानते हैं वो है NRI, जो इंडिया में है ही नहीं, इंडिया का पार्ट इसको मानना नहीं है। ऐसा मैं अभी कह रहा हूँ, बाद में मैं कह दूंगा कि नहीं NRI से भी अपन टैक्स ले लेंगे। ठीक है, सेकंड केस जो आपको पढ़ना है, ये कौन से लोग हुए, इंडिविजुअल एचयूएफ। अब बहुत सारे लोग बच गए, कंपनी बच गई, फर्म बच गया, AOP, BOI, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सारे लोग बच गए। इनका क्या केस है सर, इनका केस सिंपल है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। तो नेक्स्ट आप एक हेडिंग डालो, लिखो टैक्स पेयर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। टैक्स पेयर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इसमें दो सब ब्रांचेस बना लो। इनका केस क्या बोलता है, या तो ये रेसिडेंट होंगे या तो ये नॉन रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट NR और NR। अब ऐसे बोलते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो NRI हो जाता है वो। ठीक है, तो हम लोग इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, NR बोल देते हैं। NR मतलब NRI है, इंडिया के व्यक्ति नहीं है। थोड़ा समराइज करते तो ऐसा वाला चार्ट मिलता, देखो आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो रेसिडेंट, फिर नॉन रेसिडेंट, अगर डीम्ड है तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, फिर AOP BOI में क्या है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। ये अभी आपने इसको लिखा है। आगे चलते हैं। अब पॉइंट हैं इसके बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला ऐसा चैप्टर आपको मिलेगा जिसमें आपको याद बहुत करना है। आप मान के चलना लगभग रटना ही है, ठीक है ना। कंडीशंस बहुत सारी हैं इसमें, उसके बिना बात नहीं कर पाएंगे। लॉजिकल तो है लेकिन कंडीशंस बनाई है सरकार ने, जो बना दी वही माननी है अपन, उसमें कोई नया तर्क नहीं दे सकते। जो तर्क चला आ रहा है वही तर्क चलाना है, ना केस नया बना सकते हैं, क्वेश्चंस में बना लेंगे अपन। अब ये बोलते हैं द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असीसी मस्ट बी असर्टेन विद द रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर। ये लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का क्या मतलब हुआ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असीसी मस्ट बी असर्टेन मतलब कैलकुलेट करना, पहचानना, विद द रेफरेंस ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। अब अपन ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन, क्या, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल अंडर असेसमेंट ईयर। पिछले साल की इनकम असेसमेंट ईयर में क्या होगी, टैक्सेबल। इस साल आप उसको टैक्स करना चाहते हो, करो, बहुत अच्छी बात है, पर आप ये चेक तो कर लो कि ये रेसिडेंट है या नहीं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर रेसिडेंट तो रेसिडेंट होता ही है, ऐसा थोड़ी होता आज रेसिडेंट है कल रेसिडेंट नहीं, ऐसा होता है। एक व्यक्ति एक साल रेसिडेंट हो सकता है, एक साल रेसिडेंट नहीं हो सकता है। 3 साल नॉन रेसिडेंट था, बाहर घूम फिर रहा था, इंडिया वापस आ गया। जैसे मैं आपको एक पर्सनल केस बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ ये गड़बड़ हो गई को डिमोनेटाइजेशन का समय आया तो उनका आलू प्याज का धंधा था बहुत बड़ा, तो उन्होंने क्या करा कि आलू प्याज का धंधा प्रोबेबली कैश पे चलता है,
तो उन्होंने बहुत सारा कैश अपने खाते में जमा करा लिया, करोड़ों में, क्योंकि घबरा गए थे, सब बोल रहे थे नोट ख़त्म हो जाएंगे। अब उनके पास कैश था, अच्छा उनको बेवकूफ़ बना दिया लोगों ने, अपना भी कैश जमा करवा दिया। तो अब वो आदमी ने करोड़ों रुपया जमा करा लिया अपने करंट अकाउंट में, करोड़ रुपए जमा करा लिया। डिमोनेटाइजेशन के बाद बिजनेस ही नहीं चल पाया, बेचारे का सर्वाइव नहीं कर पाया। बिजनेस में अलग तरीके की प्रॉब्लम आती रहती हैं। उन प्रॉब्लम से जूझता हुआ उसको लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उसकी बेटी और जवाई रहते थे लंदन में। तो बेटी ने बोला कि पापा आप कितने साल काम करोगे, यहाँ आ जाओ, छोड़ो ये सब बातें, ख़त्म करो। तो पापा ने धंधा बंद कर दिया, सब सेटअप ख़त्म कर दिया और कहाँ चले गए, लंदन। लंदन रहे 3-4 साल, लंदन रहे, फिर बोले यार मन नहीं लग रहा, चलो इंडिया वापस चलते हैं। इंडिया वापस आ गए। जब इंडिया आए तो घर पे नोटिस आया, और आज से नहीं 2 साल से नोटिस आ रहा है, और नोटिस आया 80 लाख रुपए की डिमांड का। अब वो बोल रहे हैं 80 लाख की डिमांड कैसे आई, हमारे पास लाए, हमने नोटिस पढ़ा तो हमको उसमें लिखा हुआ मिला कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन्होंने इतना इतना पैसा जमा कराया था, उस पैसे के जमा होने से इनको एक नोटिस इशू हुआ है, उसकी डिमांड का इनको रिप्लाई करना है। अब वो ना आदमी के पास बिजनेस के कागज़ हैं, न एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ना वो बिजनेस कर रहा है, और 4 साल से बाहर भी था, फिर भी उसको इनकम टैक्स वालों ने डिमांड मांगी है और टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर का कंसेप्ट है। अब वो इंडिया आ गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया है, तो जब वो गया था तब उसके प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट था, तो इसीलिए हमने उस पर टैक्स लगाया। अब वो नॉन रेसिडेंट हो गया, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो उससे पैसा मांगेंगे, भले ही तुम कितनी दूर भाग जाओ। जा तो नहीं रहे हो आप, भले ही आप कितनी दूर चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो यहाँ आए, फिर उन्होंने केस फाइल करा, सब बातें हुई, फिर उनको टैक्स वैक्स जो भरने को आया वो भरना पड़ा। तो अपन छोड़ेंगे नहीं, भले आप रेसिडेंट हो नहीं हो, हम हर साल चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिख लेना चाहिए, लिख लो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असीसी। आपको याद है मैं फर्स्ट चैप्टर में ऐसा बोलता था, एवरी ईयर इज़ अ न्यू यूनिट ऑफ इनकम टैक्स, हर साल इनकम टैक्स नई यूनिट है। इसीलिए भी है क्योंकि हर साल आप इनकम टैक्स में नए व्यक्ति बन जाते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असीसी मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर फॉर एवरी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो अब ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वो 2 साल देंगे, एक 19-20 दे दिया, एक 20-21 दे दिया। अब वो 20-21 में रेसिडेंट होगा, 19-20 में नहीं होगा, फिर क्या करें? तो 19-20 में नहीं लेंगे, 20-21 में लेंगे। ऐसा आप तब बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि हर साल मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। अब आप खुद ही सोचो, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक करने का नहीं होता तो कंडीशन ही क्या होती? फिर तो हम बोल देते जो रहता है उसको ले लो, जो नहीं रहता उसको मत लो, सिंपल है। तो नहीं तो वही तो मैंने कहा, सुनता नहीं है ना, तो ध्यान से फ़ोन चलाता रहता है। जब वो यहाँ पे पैसा कमा रहा था उसके पिछले साल तो रेसिडेंट था ना, तो उस साल जो उसने इनकम कमाई और उसमें जो फ्रॉड करा उसका पैसा तो उससे लेंगे ना। अरे जैसे अभी जो अपने किंगफिशर वाले विजय माल्या साहब हैं, ये वापस आ जाएं तो इनसे पैसे नहीं लोगे? क्यों ले रहे हो? अब तो इतने साल बाद आए, इस साल तो ये रेसिडेंट ही नहीं है, छोड़ दो, माफ़ कर दो इनको। तो बस वही हिसाब है। ठीक है, आ जाओ। अब अपन लिखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। कंडीशन है, पहले आराम से समझना, फिर धीरे धीरे अपन इसको लिखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। अब हम नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं। 2 बातें, नंबर ऑफ डेज होना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्टे इन इंडिया होना चाहिए। एक तो कितने दिन और इंडिया में रुका हुआ होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज और स्टेज इन इंडिया। ये कौन से ईयर में चाहिए अपने को? ये प्रीवियस ईयर में चाहिए। ठीक है, ये कौन से ईयर में चाहिए अपने को? प्रीवियस ईयर। अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगता है, उसमें वो बोलते हैं एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन।
तो कंडीशन एक से ज़्यादा है और फॉलो कितनी करनी है, कोई भी एक हो गई तो क्या मान लेंगे अपन, रेसिडेंट। पहली कंडीशन, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या तो 182 दिन वो इंडिया में रहा हो या उससे ज़्यादा रहा हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या मतलब होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जैसे अभी चल रहा है 22-23, कंटिन्यू वर्ड इसमें मिसिंग है, वो आपको ध्यान रखना है। इमीडिएटली का जो वर्ड है यहाँ पे वो ये कंटिन्यू 4 ईयर, कंटिन्यू 4 साल। देखना ऐसा नहीं कि आपने 10 साल में देखा कि हर 2 साल में 1 साल आके रह जाता है तो 4 साल तो हो रहे हैं, नहीं नहीं, कंटिन्यू 4 साल वो इंडिया में रहा हो, ऐसा अपने को चेक करना है, ठीक है। तो 4 साल इंडिया में रहा हो और टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज रहा हो, ध्यान से समझना, 4 साल में 365 दिन रहा हो। और दूसरी कंडीशन, सेकंड में एक और, एंड हैज़ बीन एटलीस्ट 60 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अब इसको अपन थोड़ा ऐसा कंडीशनल बनाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। दीपांश कहाँ चला गया? उसका डीटी नहीं है, नहीं करा तो था। लिखा है इंडिविजुअल, लिखा इंडिविजुअल की अब 2 सब ब्रांचेस बनाओ, 2 सब ब्रांचेस बनाओ, बनाई। पहली सब ब्रांच में लिखो प्रीवियस ईयर 182 डेज, लिखो लिखो प्रीवियस ईयर 182 डेज। प्रीवियस ईयर में या तो 182 डेज रहा हो। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, हाँ पहली कंडीशन है 182 डेज की, लास्ट केस में इसकी 2 बातें हो जाती हैं। एक ये है कि 4 साल में 365 दिन रहा हो, 4 साल में 365 दिन रहा हो। दूसरा, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा हो, 60 डेज। तो अच्छा मेरे को एक चीज़ समझाना, क्या आप लोग रेसिडेंट हैं? क्या आप पिछले साल इंडिया में 182 डेज रहे तो आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे क्या? हाँ, क्योंकि ये और की कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक माना तो भी आप इंडिया के हो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आप पिछले साल दुबई गए थे घूमने, तो 6 महीने बाहर रहे आप, 6 महीने बाहर रहे तो 182 डेज रहे क्या आप इंडिया में? अरे 6 महीने कितने हो गए? एक 180 दिन हो रहे हैं, नहीं तो 180 बोल रहा हूँ ना, 6 महीने रहे आप, 6 महीने इंडिया से बाहर रहे तो 180 दिन, आप 182 डेज होना चाहिए। तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? तो आप रेसिडेंट हैं या नहीं हैं? अभी बात नहीं कर सकते, अब दूसरी देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि 4 साल में 365 दिन आप रहे हो क्या, तो हमने बोला हाँ रहे हैं। इस साल 6 महीने के लिए गए थे, पिछले 3 साल से तो इंडिया में ही है। फिर पिछले साल आप 60 दिन इंडिया में रहे तो आप कहोगे हाँ 6 महीने बाहर गया था, बचा हुआ टाइम तो इंडिया में ही था, तो बचे हुए 6 महीने मतलब बचे हुए 180 दिन तो इंडिया में था, तो हाँ मैं रेसिडेंट हूँ। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, बहुत सारे लोग घूमने फिरने बाहर जाते हैं, टूर करने, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने, तो वो 6 महीने 8 महीने बाहर चले गए तो फिर बोले कि हम तो घूम रहे थे भैया, हमने कमाया ही नहीं, हमसे काय का टैक्स? टैक्स तो देना पड़ेगा, रेसिडेंट हो आप। बात समझ में आई आपको? वो अलग बात है, इसलिए अपन ने कंडीशन दी है, देयर शैल बी इनकम, है ना।
वो आगे बताऊंगा कि होगी कि नहीं होगी। हाँ हाँ, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ये चीज़ क्लियर हुई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। इसके पास में लिख लो, ये कौन सी कंडीशंस हैं? बेसिक कंडीशंस। अब बड़े ध्यान से समझना, जैसा मैं बताऊं वैसा समझना है ना। मैट्रिक्स बनाना है अपने को। एक क्या बनाना है? मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स। देखो, एक बेसिक कंडीशन होती है और एक एडिशनल होती है। कंडीशन कितनी है? दो कंडीशन है, हमेशा दो कंडीशन मिलेगी आपको। अब ध्यान से देखना मैट्रिक्स को। ये स्टेटस, अब मैं बोलूं बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली फॉलो हुई तो रेसिडेंट, दोनों फॉलो हो गई तो भी रेसिडेंट। ठीक है। अब बेसिक कंडीशन दोनों ही फॉलो नहीं हुई तो सिंपल नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब मैं बोलूं पहली हुई है दूसरी नहीं हुई तब भी रेसिडेंट। बस यही तुमको चेक करने आना चाहिए। एक कंडीशन दोनों में से सेटिस्फाई होना चाहिए। एक कंडीशन हो रही है तो रेसिडेंट, दोनों हो रही है तो भी रेसिडेंट, है ना। तो अगर इसका मैट्रिक्स बनाए तो कैसे बनेगा? सर देखो, रेसिडेंट लाने के लिए बेसिक कंडीशंस होती हैं एक और दो। अगर दोनों में है तो रेसिडेंट, अगर एक में है तो रेसिडेंट, अगर ये वाली नहीं ये वाली कर रहा है तो भी रेसिडेंट, अगर दोनों नहीं कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट। तो अब आपके पास तो क्या हो गया? मैकेनिज्म। अब आपको कंडीशन थोड़ी ढूंढना है, अब आपको तो ये चेक करना है कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहा है। क्लैरिटी आ गई। क्या क्लैरिटी आ गई? कि सर हर तीसरे केस में वो रेसिडेंट होगा। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ही क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। नहीं, बात समझ में ही यहाँ तक? मैट्रिक्स बनाओ ये वाला, दोनों बनाने। बता रहा हूँ। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो अब अपने को मैट्रिक्स से समझना है ना। अब ऐसे तो रटने जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर अपन एक तरीके का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए तो इससे ज़्यादा केस बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता हो तो आपको पता होगा, दो केस हैं तो चार से ज़्यादा वेरिएंट बनते ही नहीं। दो का स्क्वायर चार होता है, तो चार ही केस बनना है। इसमें से तीन केस में वो क्या होगा? रेसिडेंट। एक ही केस में जिसमें वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। तो अब हमारे लिए बड़ा इजी हो गया। अब हमको पता है जब भी क्वेश्चन आएगा तो 90% मतलब 1/4 चांसेस हैं कि वो रेसिडेंट नहीं होगा, 3/4 चांसेस हैं कि वो रेसिडेंट होगा, मतलब 75% चांसेस हैं कि रेसिडेंट ही आता है। समझे आप इस बात को? तो जब आप क्वेश्चन एड्रेस करोगे ना तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगा कि ये रेसिडेंट है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो ये बात हो गई। अब जैसे ही कोई व्यक्ति रेसिडेंट बन जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और ये चीज़ चेक करना जो अपन ने शुरू में एड्रेस करा। मैंने क्या कहा कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए पहले क्या चाहिए? रेसिडेंट। तो पहले आपने रेसिडेंट बना दिया। अब रेसिडेंट बना दिया तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। क्या बोलो? मम्मी को बोलो। मम्मी को बोलो तो कृष्णा को बोलता है तू? कॉम्प्लेन पिलाने का मतलब क्या है? अब कॉम्प्लेन पिला के या तो इसको बड़ा करे, ऑर्डिनरी बनाए या नॉन ऑर्डिनरी बनाए। तो पहले हमें क्या ढूंढ के लाना है? रेसिडेंट। रेसिडेंट ढूंढ लिया तो अब आगे चलना है। तो सर हमको चारों कंडीशन देखना पड़ती है क्या? चारों कंडीशन देखना पड़ती है। बिना चारों कंडीशन के आगे बात नहीं कर सकते अपन। अब एक मेरा छोटा सा सवाल है, आप मेरे को बताना। जैसे मान लेते हैं अभी मैंने कहा कि आप 6 महीने बाहर रहे, तो मैं ऐसा कहता हूँ 1 अप्रैल से 6 महीने बाहर रहे, तो 1 अप्रैल से 6 महीने कितने हुए?
जून, सितंबर, सितंबर ना, पक्का ना। तो अब जैसे मैं जैसे कहूँ 1 अप्रैल को आप बाहर गए थे, ठीक है, और 1 सितंबर को आप इंडिया आए। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 अप्रैल को बाहर गए थे, 1 सितंबर को इंडिया आए। तो मेरा ये सवाल है कि 1 अप्रैल और 1 सितंबर को काउंट करूँ या छोड़ दूँ? अच्छा अच्छा, तो तब से आप इंडिया के नहीं हो और आ गए जब से इंडिया के हो। तो देखो वो क्लेरिफाई करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ डेज stayed in India, both the date departure as well as date of arrival are to be considered. बोथ, तो 1 अप्रैल भी जोड़ना और एक क्या जोड़ना, सितंबर भी जोड़ना, क्योंकि अगर आप ऐसे 2 दिन अलग कर दोगे ना बेटा, तो फिर वो 180 डेज होंगे ही नहीं, फिर वो 178 हो जाएंगे। हाँ या ना तो बोल भाई, लिखो ये वाली कंडीशन लिख लो एक, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर। वंश को समझ आ रहा है? तो इनका जूनियर तो नहीं है? अबे तुम बीबीए कर रहे हो तो कोई ज़्यादा ताव में मत आओ। कोई तुमने कुछ बदल नहीं लिया है, तुम भी यहीं हो वो भी यहीं हो। तुम्हारा कैंपस अलग अलग है क्या? अच्छा, इंदौर का नहीं है क्या वंश? ग्वालियर, अच्छा अच्छा, क्या बात कर रहे हो? तो इसको बीबीए क्यों नहीं करवा रहे हो तुम? करना ही नहीं है बीबीए, फालतू लोग हैं ये, बीबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में। लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, बोथ डेट डिपार्चर एज वेल एज अराइवल आर कंसिडर इन द इंडिया। जाने वाली तारीख भी आने वाली तारीख भी इंडिया की मानना है। अगर आप मेरे से लॉजिकली पूछो ना तो मैं ऐसा ही जवाब देता, क्योंकि सर जब मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं इंडियन एयरपोर्ट पे रहूँगा, है ना, हो सकता है रेलवे में रहूँ, वाटर में रहूँ, कहीं भी मूवमेंट करूँ, रहूँगा तो इंडिया में ही। जब वहाँ पहुँचूँगा तो अगला दिन लगेगा ना, तो वो वाला दिन मैंने मैक्सिमम इंडिया में ही गुजारा होगा। जैसे मान लो आप केरल में हो, 50-50 हो गया। जैसे मान लो 4 घंटे की फ़्लाइट चलती है इंदौर से दुबई की या बॉम्बे से दुबई की, तो 4 घंटे में आप पहुँच गए, तो अब आप क्या करोगे ऐसे केस में? तो फिर किसकी सुने? जो कम वाला है उसको वो बोलेगा मैं तो जल्दी चला जाऊँगा। इससे एक चीज़ और होती है, मैं समझाता हूँ क्या होगा। ये जो इंडिया में रहने और नहीं रहने वाला हिसाब है ना, ये बहुत चलता है हमारे बाज़ार में। जैसे एक व्यक्ति है, आपने उसको देखा होगा, वो ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस बनाता है, टेक्निकल गुरुजी। तो वो क्या करता है, दुबई में रहता है, दुबई में वीडियो बनाता है, अर्निंग लेता है दिरहम में, और दुबई में इनकम टैक्स लगता नहीं है, और घूमने आ जाता है इंडिया। तो अब इंडिया और दुबई में आने में कितनी देर लगती? 4 घंटे। तो रोज आ जाए 2 बार, तो आप पहचान ही नहीं पाओ। कैसे पहचानोगे? अभी आधे घंटे आया, आधे घंटे चला गया, 4 घंटे रखा, 4 घंटे बाद चला गया, वहाँ जाके वीडियो बना दी। अच्छा चलो कोई और समझदार है, फ्लाइट में ही वीडियो बना दी, अब कैसे पकड़ोगे? तो ये तो बहुत ही खतरनाक पिक्चर हो गई ना। अब लॉजिक क्या कहता है कि आप तो सर दोनों डेट गिन लो, इतनी मगजमारी करो ही मत। फिर जैसा अपन ने कहा कि सर हम सिटीजनशिप को भी नहीं मानेंगे, तो अगली लाइन वही बोलती है कि द रेसिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स पर्पस हैज़ नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। डोमिसाइल जानते हो? जैसे एमपी में रहते हैं ना, तो एमपी के ही रहने वाले हो कैसे पता चलेगा? तो एमपी कलेक्टर ऑफिस में तुम्हारे स्टेट सिटी में, हाँ, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। बोलो बोलो, यहीं बैठे हैं हम। वो बात की बात है, वो बताऊंगा कैसे नहीं करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब थोड़ा इसके एक्सेप्शन पे चलते हैं। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ, जनरली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट व्हेन दे फुलफिल बोथ द बेसिक कंडीशन। कंडीशन 1, अगर वो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहते हो, या फिर वो
पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहे हों या फिर लास्ट ईयर में 60 दिन रहे हों, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हावेवर, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशंस के बाहर हैं। हाँ दोस्त, हाँ हो ही जाएगी, है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कोई सी भी एक कर लो। पर जैसे ऐसा हो सकता है ना कि 182 वाली ना हो, जैसे मैंने अभी 6 महीने का एग्जांपल लिया तो उसमें नहीं हो रही थी, वो वाली हो रही थी तुम्हारी, इसीलिए अपन ने मैट्रिक्स बनाया दोस्त। अब मैट्रिक्स क्या फ़ायदा दे रहा है ना कि तुम फर्स्ट करो या सेकंड करो, मैं तो हूँ तो रेसिडेंट ही में, तो तुम क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा, ऐसा। हम्म हम्म देखे जा भैया, रेसिडेंट हो गया ना तो फिर क्यों लेंगे, तो फालतू बातें क्यों कर रहा है। मतलब कोई यहाँ आया, वो यहाँ रहा, पैसा नहीं कमाया, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, यहाँ रह क्यों रहा है, पैसा तो दे। अरे तो जब कमा ही नहीं रहा है तो कहाँ से पैसा देगा। जैसे अब अपन ने कैलकुलेशन करा था जिसमें बेसिक एग्जाम्शन लिमिट आती है, इनकम जनरेट हुई 2.5 लाख से कम है। अब तो इसलिए तो पहली लाइन क्या है, देयर शैल बी अ इनकम, इनकम शैल नॉट बी एग्जाम्ड, इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर स्पेसिफिक रेट। तो जब तक ये कंडीशन नहीं होगी, जब तक स्टेटस पता करने का मतलब क्या है, स्टेटस पता करना एक आइडियोलॉजी है। क्यों है अभी समझाता हूँ। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कुछ केसेस में 3 ऐसे केस होते हैं जिसमें 182 डेज वाली कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाता है। 3 लोग हैं जिनके साथ ये समस्या है, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देयर आर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट टू 182 डेज और मोर। कौन सी कंडीशन है 182 वाली, फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन हो तो ही मानेंगे, 60 वाली नहीं मानेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ सच पर्सन वर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तब ये रेसिडेंट है या नहीं। इतनी लाइन का जवाब दो बस। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ सच पर्सन वर इन इंडिया फॉर 60 डेज बट लेस देन 182 डेज, तो सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट नहीं हो रही है, तो रेसिडेंट है। अरे भैया प्रीवियस ईयर से देख लेंगे ना। अरे कृष्णा बेटा, प्रीवियस ईयर में 182 डेज हैं और 60 डेज हैं, है ना। तो 60 डेज रहा, 182 डेज नहीं रहा, तो रेसिडेंट मानोगे कि नहीं मानोगे। प्रीवियस ईयर के तो मानोगे ही ना, फिर बाद में पूछेंगे 4 साल है या नहीं है। एक चीज मेरे को समझाने की कोशिश करना, जैसे पिछले साल पहले देखूं या पहले 4 साल देखूं। पहले पिछले साल ही देखूंगा। अगर पिछले साल 60 दिन है तो पिछले 4 साल में 365 दिन होगा ना, तो पहले क्या देखना चाहिए, तो होनी चाहिए ना कंडीशन फुलफिल। तो ये व्यक्ति क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। पर हम क्या बोल रहे हैं, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ड्यू टू द रीजन दे स्टे इन इंडिया। तो ये बोल रहे 365 वाली कंडीशन हम यहाँ पे नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे समझना। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। जानते हो क्रू मेंबर होते हैं इंडियन शिप पे, है ना। इसके पास में लिखना क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया। बड़ा गजब का केस है, ध्यान से समझना। क्या होता है, अब मैंने शुरू में कहा कि सरहद पहचानना पानी में मुश्किल है। हम नहीं बता सकते कि इंडिया में था इंडिया के बाहर था। तो कोई व्यक्ति है वो शिप पे काम करता है, शिप पे काम करते हुए वो पहुंच गया लंदन। लंदन में वो कुछ समय रहा, कुछ समय यहाँ रहा। अब हमको ये जानना है कितने दिन रहा, तो हम कैसे पता करें। बड़ा डाउट चलता था इस पर, बड़ी प्रॉब्लम थी, कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल था, नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था कितने दिन। अब 4 दिन जाने में लग गए, 8 दिन आने में लग गए, बड़ा कैलकुलेशन इशू था। फिर कब मान लें कि 200 नॉटिकल माइल पार हो गए, है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति की नाव खराब हो गई तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो वो बेचारा रेसिडेंट हो गया। कोई जल्दी पहुंच गया तो नॉन रेसिडेंट हो गया। बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। तो हम गए कस्टम वालों के पास।
सीबीडीटी कस्टम वालों के पास गए, उन्होंने कस्टम वालों को पूछा कि भाई साहब आप बस एक छोटा सा हमारा काम कर दो, क्या आप हमें सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये व्यक्ति जो आपकी शिप में क्रू का मेंबर है ये कितने दिन इंडिया के बाहर रहा, सिर्फ ये बता दो आप। तो उन्होंने बोला हाँ हम बता देंगे, हम आपको सीडीसी देंगे। क्या देंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्चर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्चर में लिखा होता है कि एक आदमी कितने दिन इंडिया से कहाँ रहा, बाहर। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान है, अब हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर मतलब 365 डेज। इसमें सीडीसी में कितने दिन लिखे हैं, तो सीडीसी में 90 दिन लिखा है कि वो बाहर था, माइनस कर दो। जो बचे वो कहाँ रहा होगा, इंडिया में रहा होगा। तो जो बचे हुए दिन हैं उसको चेक कर लो, 182 से ज़्यादा हैं, 60 हैं। अब 60 वाली कैटेगरी में दिक्कत आती, तो सरकार ने बोला कि देखो जो व्यक्ति क्रू मेंबर है इंडियन शिप में उसमें पहली कंडीशन देखना, दूसरी देखना ही मत। कौन सी कंडीशन देखोगे? पहली देखना, दूसरी देखना। अगर वो व्यक्ति 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह चुका है पिछले साल तो ही रेसिडेंट है, अगर ऐसा नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसका कंडीशन लिखो, लिखो हेडिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में पहला पॉइंट डालो, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। वर्ल्ड इज फुल ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई आई वांट टू बी लॉयर। क्या लिखोगे? इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन शिप क्रू मेंबर लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। इंडियन क्रू मेंबर लिख लिया, इसके ब्रैकेट में लिख लो ओनली 182 डेज कंडीशन। सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन इसकी चेक करना है, 60 डेज वाली इसकी कंडीशन चेक करना ही नहीं है। अब देखो थोड़े विवाद हो जाते हैं ये वाले पॉइंट पे। सिंधी कौन है यहाँ पे? तो ये है ना बस, ये भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताता हूँ। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखो, PIO। एक वर्ड लिख लो, PIO। PIO इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। आज यही वाले केस पे अपन डिस्कस करके इसको सम अप करेंगे, बड़ा केस है, ध्यान से समझना है इसको। और इंडियन सिटीजन, दूसरा वर्ड क्या लिखोगे इसके आगे? और इंडियन सिटीजन। अब ये क्या कंसेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा था, फिर धीरे धीरे बंटवारे हो गए, बटा गया, कम हो गया, छोटा हो गया। अब हमने टैक्सेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो ये लोग होते हैं ना बाहर के रहने वाले, ये इंडिया में विजिट करने आ जाते थे। क्या करने आ जाते थे? ये आ जाते थे इंडिया में विजिट करने, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अपने पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, सिंगर है मान लो, पाकिस्तान का सिंगर इंडिया में आया, इंडिया में गाना गाया, इंडिया में पैसा कमाया, ठीक है, पैसा कमाया, वापस चला गया। इंडिया में जाने से पहले उसको रोक लिया, सीबीडीटी वालों ने बोला भैया टैक्स, तो उसने कह दिया कि सर मैं रेसिडेंट थोड़ी हूँ, मैं तो विजिट पे आया हूँ, मैं तो विजिटर हूँ, और मैंने पैसा कमाया। तो विजिटर थोड़ी टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट होता है, मैं तो विजिटर हूँ, मेरे काय का टैक्स। तो जैसे मैं आपको अभी उसकी कहानी बता रहा था टेक्निकल गुरुजी की, तो भैया क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, रहते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, बोलते हैं मैं तो विजिटर हूँ, मैं तो घूमने आए थे इंडिया, 3 दिन देखा फिर चला गया वापस।
समझे आप? तो अब सरकार को बुरा लग गया, सरकार ने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, ये मजाक मस्ती जो तुमने लगा रखी है कि तुम यहाँ आओ गाना गाओ और हमारे लोगों के साथ में शो करो, पैसा कमा लो और फिर टैक्स ना दो, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने बोला कि या तो आप क्या हो, इंडियन सिटीज़न हो, क्या हो, या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। मतलब आपके बाप दादा, सुनना ध्यान से, मतलब आप, आपके पापा और आपके पापा के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं, जीपी, ग्रैंड पापा, ग्रैंड फादर। अगर आपके पापा के पापा होल इंडिया का पार्ट थे, होल इंडिया मतलब पाकिस्तान के पहले का, अनडिवाइडेड इंडिया का, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। तो मतलब ये जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं इसमें से 90% लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये है इनकम टैक्स की पावर। हमने कहा था हम छोड़ेंगे नहीं, तो हम पाकिस्तान अलग कर चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोग अपना मानते हैं कि कल को आ जाए तो टैक्स ले लेंगे इससे। तो आप में से कोई व्यक्ति श्रीलंका में रहता होगा, मान लो एकदम कोने पे रह रहा था इंडिया के, है ना, फिर राम सेतु बन गया, 2-4 वानर उधर चले गए, वानरों ने वहाँ पे बड़ी टीम टाम बना ली, वो लोग वहाँ रहने लगे, उन्होंने इंडिया आए घूमने, इंडिया आए विजिट करने, सीबीडीटी ने रोक लिया कि तुम यहाँ टैक्स दोगे। बोले हम श्रीलंका के, बोले नहीं नहीं आप इंडियन ओरिजिन में हो, बांग्लादेशी, ऑब्वियसली वो तो बहुत कुछ दे रही हैं आजकल। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे, क्या माने जाओगे, पर्सन ऑफ इंडियन। अब इसमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। एक व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का था, इंडिया आया, इंडिया में विजिट करा, तो क्या इस बात पे टैक्स ले लेंगे क्या सर उससे? नहीं नहीं, इनकम भी तो जनरेट करे वो। तो कितनी इनकम जनरेट करे? अब बेचारा आया, 3 महीने रुका, थोड़ा बहुत पैसा आया, पैसा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अंडर चला गया, टैक्स कैसे लें इससे? तो इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, इन्होंने कह दिया अगर कोई व्यक्ति इंडिया विजिट करने आया हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और 15 लाख रुपए तक की इनकम कमाता हो, कितनी कमाता हो, तो उसको रेसिडेंट मानेंगे। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो विजिट करी पर इनकम जनरेट नहीं करी, तो जा, इनकम भी कमाना बेटा। तू आया घूमा, घूम, तेरे बाप की ज़मीन थी, तेरे बाप दादा को भगाया था वहीं से आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा घूमने का पैसा ले रहे हो। तुम ब्लॉग बनाने लग गए, तुम लाल किले का ब्लॉग बना दिए, 400 मिलियन व्यू आ गए, 200-400 करोड़ रुपए की इनकम हो गई, तो ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे टैक्स देना पड़ेगा तुमको। हमारा लाल किला है, तुम अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे ना तुम्हारे दादाजी, तो तुम हमारे अभी भी दूर के रिश्तेदार हो। तो क्योंकि तुम हमारे रिश्तेदार हो और मोदी जी हम सब के मालिक हैं, तो मोदी जी का 30% शेयर है, वो तो देना पड़ेगा। फिर आप भले पाकिस्तान रह लो, कहीं भी रह लो, ग्वालियर रह लो, कहीं भी रह लो, टैक्स तो देना ही। समझ रहे हो आप बात को? अब आगे पढ़ना, सुनना। हावेवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इंडिया की इनकम होना चाहिए, फॉरेन की इनकम नहीं होना चाहिए, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, ठीक है, एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति या तो इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, वो पिछले साल इंडिया घूमने आया, घूमते घूमते 15 लाख तक की इनकम उसने कमा ली, तो उसको इंडिया में रेसिडेंट मान लेंगे और अब इससे टैक्स ले लेंगे। सर मतलब टैक्स के बदले में सिर्फ एक रेसिडेंट का टैग पकड़ा, बस बस। तो अब जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इंडिया में पढ़े, फिर जॉब करने यूएस चले गए, जॉब करने यूएस चले गए तो यूएस में रहने लगे, कई साल रह लिए, फिर यूएस से इंडिया आ गए घूमने, क्योंकि उनके बच्चे अंग्रेज पैदा हो गए, तो उनको भारतीय संस्कृति दिखाने ले आए कि देख बेटा यहाँ नाला बहता है, सब जो भी उनको दिखाना था, तो इंडिया ले आए सब दिखाने उनको,
ठीक है, गाय वाय रोड पे घूम रही है, सांप नाचते हैं यहाँ पे, ऐसा सब दिखाने ले आए बच्चों को। अब वो सब लेने आए तो बहुत घूमे। अच्छा, उनकी वाइफ जो है वो रशिया से थी, तो रशिया से थी तो बड़े लोग हिंदुस्तान के उनके साथ फ़ोटो खिंचाने लगे। फ़ोटो खिंचाने लगे तो उनको लगा कि फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने मीटअप रख लिया। मीटअप में फ़ीस रख ली, 6,000 रुपये दें, मीटअप करें। मीटअप हुआ, नहीं नहीं मीटअप का ही बताया है। पब्लिक में मीटअप हुआ, गांधी मैदान भर दिया गया, बहुत सारे लोग आए और दीदी ने इनकम कमा ली। अब ये सब वापस अपने छोटे से बच्चे को लेके घर जाने लगे। कहाँ जाने लगे? घर। सीबीडीटी ने रोक लिया कि भैया आपका मीटअप, आप रशिया से, हाँ, पर आपका जो पति है वो तो इंडियन सिटीज़न है, आपकी इनकम पति की इनकम है, मान लेंगे हम ऐसा। पति आपका इंडिया में था, विज़िट करने आया था, बोले हाँ आया था, विज़िट करते करते इनकम कमा ली। कितनी? बोले 25 लाख रुपए। तो बोले टैक्स दे दो फिर इस पर। समझे आप बात को? तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? या तो 25 लाख हो, या तो 15 लाख हो, या 15 लाख से ज़्यादा हो। अभी कौन सी कंडीशन पढ़ी मैंने? 15 लाख वाली। जब 15 लाख से ज़्यादा हो जाती तो एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी। इनकम टैक्स मज़ेदार है, टेंशन बहुत है इसमें। रशियन को नहीं, रशियन के पति को। ओरिजिन नहीं ना, वो तो ओरिजिन होता तो फिर रशियन ही नहीं होती, है ना? ओरिजिन होता तो रशियन नहीं होती, सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे बुरा नहीं मानना, ये जो अपने पाकिस्तान वाले जितने भाई बहन हैं, दोस्त हैं, ये सब पर्सन ऑफ ओरिजिन हैं, भाई बहन हैं अपने। ओमेगल पे मिल जाएं कभी तो बहना बोलना इनको, हाँ ठीक है, समझ आया इतना? अभी क्या क्या केस पढ़ लिया अपन ने? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला पढ़ रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई कि सर अगर कोई व्यक्ति इंडिया घूमने आए पिछले साल और पैसा कमा ले, कितना? अप टू 15 लाख, तो उसको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, फिर इतना अभी अपन सम अप करते हैं। हाँ अभी तो और है, एक तो 15 लाख वाली, 15 लाख से ज़्यादा वाली भी है। फिर अपन इस पे और कल बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। दोस्त को इतना समझ आया? पक्का?